नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख आंदोलनों और नेताओं का गहन विश्लेषण। ये कहानी करीब 100 साल लंबी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की आज़ादी की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई। इसमें कई मोड़ आए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, महान नेता उभरे और हाँ, आखिरकार देश आज़ाद हुआ। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये एक राष्ट्र के बनने की कहानी है जिसमें जोश था, जुनून था, कुर्बानियां थीं और बहुत सारा संघर्ष था। तो चलिए इस सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि संघर्ष का स्वरूप वो बदलता रहा। शुरुआत तो ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से, लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। अच्छा। कहीं हथियारबंद लड़ाई हुई, कहीं एकदम शांतिपूर्ण सत्याग्रह, कहीं संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात मनवाने की कोशिशें हुई, तो कहीं क्रांतिकारियों ने हिंसा का रास्ता भी चुना। तो ये सब धाराएं मिलकर ही आज़ादी की तरफ ले गई। तो बात शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह से। इसे अक्सर आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई छोटे बड़े विरोध हुए थे, लेकिन 1857 का विद्रोह वो तो बड़े पैमाने पर फैला, जिसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई वजहें वो एक साथ जमा हो गई थी। जैसे राजनीतिक तौर पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी थी। हाँ, वो हड़प नीति, वही जिसके तहत अगर किसी शासक का कोई अपना बेटा स्वाभाविक वारिस नहीं होता था, तो उसकी रियासत जैसे झांसी, सतारा, अवध, ये सब अंग्रेज हड़प लेते थे। फिर आर्थिक कारण भी बहुत बड़े थे। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के जो पारंपरिक उद्योग धंधे थे उन्हें लगभग चौपट कर दिया था, और किसानों पर लगान का बोझ वो तो बहुत ही ज्यादा था। और सामाजिक धार्मिक मामलों में भी दखल अंदाजी थी शायद। बिल्कुल। अंग्रेजों के अपने तौर तरीके, ईसाई मिशनरियों का प्रचार, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के उनके तरीके, इन सब से आम लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। और फिर वो सैनिक कारण, वो एनफील्ड राइफल वाले कारतूसों की अफवाह, वो तो शायद सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना। हाँ, वो एकदम ट्रिगर पॉइंट था, जिन पर कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को सीधे सीधे भड़का दिया, और पहले से ही सैनिकों में भेदभाव और कम तनख्वाह को लेकर गुस्सा तो था ही। तो ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बन गई। सही कहा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया और वो सीधे दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनको अपना नेता घोषित कर दिया। फिर तो देखते ही देखते ये आग कानपुर पहुंची, जहां नाना साहब ने नेतृत्व संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल, हाँ, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता तो खैर इतिहास में अमर ही हो गई। वो बच्चे को पीठ पर बांधकर लड़ने वाली उनकी इमेज आज भी सबके जहन में है। बिल्कुल। और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह का जज्बा भी कमाल का था। तांतिया टोपे की गुरिल्ला टैक्टिक्स भी काफी असरदार रहीं, बिल्कुल रहीं। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला। उनके पास हथियार बेहतर थे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था, और कुछ भारतीय रियासतें और सेना की टुकड़ियां जैसे सिख और गोरखा रेजिमेंट वो उनके वफादार भी रहे। विद्रोह दबाने के बाद तो भयानक बदला लिया गया। हजारों लोगों को सरेआम फांसी दी गई, गांव के गांव जला दिए गए। इसका नतीजा क्या हुआ फिर, लॉन्ग टर्म में? नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, महारानी विक्टोरिया के। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए। वो रियासतें हड़पने वाली नीति बंद की, सेना को रीऑर्गेनाइज किया ताकि भारतीय सैनिक फिर से इस तरह एकजुट ना हो सकें। और एक और चीज हुई, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच शक और अविश्वास की खाई और गहरी हो गई। तो विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने कुछ तो बदला होगा। हाँ, इसने ये दिखा दिया कि संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध करना पॉसिबल है। इसने कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनल कॉन्शियसनेस की नींव रखी, ऐसा कह सकते हैं। तो 1857 के बाद ये एहसास हुआ कि भाई बिखरे हुए विद्रोहों से काम नहीं चलेगा, एक संगठित राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए। और यहीं से दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, इसे शुरू करने वालों में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे, A.O. ह्यूम। उनके साथ दादा भाई नौरोजी, दिनशॉ वाचा और W.C. बैनर्जी जैसे भारतीय नेता शामिल थे। और जो शुरुआती दौर था कांग्रेस का, वो नरम दल यानी मॉडरेट्स का था। मॉडरेट्स, इनका क्या तरीका था? देखिए, नरम दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेज मूल रूप से न्यायप्रिय हैं
और अगर अपनी मांगे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से रखी जाएं, मतलब अर्जियां देना, याचिकाएं भेजना, डेलीगेशन भेजना, भाषण देना, तो वो सुधार करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ, उनकी वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी काफी मशहूर है। बहुत महत्वपूर्ण थी वो थ्योरी। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बाकायदा आंकड़ों से यह साबित किया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां सिस्टमैटिकली भारत का धन खींचकर ब्रिटेन ले जा रही हैं और भारत को गरीब बना रही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें गांधी जी भी अपना गुरु मानते थे। वो शिक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर जोर देते थे। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे नेता लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की आवाज उठाते थे। लेकिन लगता है इन नरमपंथी तरीकों का अंग्रेजों पर कोई खास असर हुआ नहीं। हाँ, ज्यादा असर नहीं हुआ। और इसी से कांग्रेस के अंदर ही, खासकर जो युवा नेता थे, उनमें निराशा बढ़ने लगी। और फिर आया 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन का फैसला। अंग्रेजों की मंशा तो साफ थी, बांटो और राज करो, हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डालकर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया? कैसे? बिल्कुल, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसने गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट्स को उभार दिया। इनकी तिकड़ी बहुत मशहूर हुई, लाल बाल पाल। हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। करेक्ट। तिलक का वो नारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आज भी जोश भर देता है। तिलक ने लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक त्योहारों का भी इस्तेमाल किया। लाला लाजपत राय तो बाद में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तो गरम दल के तरीके नरम दल से एकदम अलग थे। हाँ, काफी अलग थे। उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया, मतलब देसी चीजों का इस्तेमाल करो, और बहिष्कार, मतलब विदेशी माल, खासकर कपड़ों और सरकारी संस्थानों का बॉयकॉट करो। नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी सरकारी स्कूलों कॉलेजों को छोड़कर अपने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोलो, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज खुला। अच्छा। उन्होंने त्योहारों और लोक माध्यमों से आम जनता को आंदोलन से जोड़ा। और अब उनकी मांग सिर्फ सुधारों की नहीं थी, वो स्वराज्य यानी पूरी आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 बहुत सक्सेसफुल रहा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, देसी साबुन, माचिस, कपड़ा, मिलें खुली, और सबसे बड़ी बात, पहली बार छात्र, महिलाएं, मजदूर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। इसका असर हुआ फिर अंग्रेजों पर? हाँ, बिल्कुल असर हुआ। नतीजा ये हुआ कि 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। हालांकि उन्होंने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जरूर शिफ्ट कर दी। अगर इसे हम बिगर पिक्चर में देखें तो इस आंदोलन ने मास मोबिलाइजेशन की ताकत को साबित कर दिया था। ठीक है, तो एक तरफ कांग्रेस के नरम दल और गरम दल थे, और दूसरी तरफ क्या वो क्रांतिकारी वाली धारा भी इसी समय चल रही थी, वो नौजवान जिन्हें लगता था हथियारी रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक समानांतर धारा थी, पैरेलल स्ट्रीम कह सकते हैं। ये वो नौजवान थे जिनके खून में उबाल था, जिन्हें लगता था कि अंग्रेज सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। उन्होंने गुप्त समितियां बनाई, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर। कौन थे इसमें प्रमुख लोग? बंगाल में खुदीराम बोस जैसे युवा थे, जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। बाघा जतिन थे, जो पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। मास्टर सूर्य सेन का नाम बहुत बड़ा है, जिन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था, चिटगांव आमरी रेड, और कुछ समय के लिए चटगांव को अंग्रेजों से आजाद भी करा लिया था। अरे वाह! और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वड्डेदार जैसी महिलाओं ने भी चटगांव रेड में एक्टिव रोल निभाया था। प्रीतिलता तो एक हमले का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई थी। और पंजाब में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका नाम तो खैर कौन नहीं जानता। बिल्कुल, शहीद आजम भगत सिंह। उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना था, अपनी आवाज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाना था। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली खुद को मारकर उन्होंने अपनी कसम निभाई भी। इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRI बनाई थी। इसमें सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि एक समाजवादी समाज बनाने का लक्ष्य भी जुड़ा था। काकोरी ट्रेन एक्शन भी इसी दौर का है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी हुई। विदेशों में भी कुछ प्रयास हुए थे ना, वीर सावरकर, गदर पार्टी।
हाँ बिल्कुल, वीर सावरकर को अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा हुई थी। अमेरिका में गदर पार्टी बनी जिसने लाला हरदयाल और करतार सिंह सराबा जैसे नेताओं के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों को संगठित किया। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जिक्र तो बहुत जरूरी है। हाँ, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर अलग हो गए। हाँ, वो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, 2 बार अध्यक्ष भी रहे, लेकिन गांधी जी से उनके मतभेद हो गए स्ट्रैटेजी को लेकर। उन्हें लगता था कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे बहुत नाटकीय ढंग से भारत से बाहर निकले। जर्मनी और जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन भी चलाया बर्मा बॉर्डर से। हालांकि आईएनए सैन्य रूप से बहुत सफल नहीं हो पाई, है ना? नई मिलिट्री टर्म्स में वो सफल नहीं हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो बहुत गहरा हुआ। युद्ध के बाद जब आईएनए के पकड़े गए अधिकारियों पर शाहनवाज खान, प्रेम सेगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। तो पूरे देश में उनके समर्थन में जबरदस्त लहर उठ खड़ी हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एकजुट हो गए उनके लिए। इसने अंग्रेजों को हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वो भारतीय सेना पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। इन मुकदमों ने 1940 की रॉयल इंडियन नेवी की बगावत को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। तो कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने भले ही सीधे आज़ादी ना दिलाई हो, पर उनकी कुर्बानियों ने देश में जोश बनाए रखा, अंग्रेजों पर लगातार दबाव डाला और आज़ादी की लड़ाई को एक नया डायमेंशन दिया। और फिर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे मोहनदास करमचंद गांधी। वो वहां रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके आए थे। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह या ट्रूथ फोर्स, या कह लीजिए अहिंसक प्रतिरोध। भारत आकर उन्होंने पहले कुछ छोटे स्थानीय मुद्दों पर सत्याग्रह किए, जैसे 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए। वहां तिनकठिया सिस्टम था, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था। बिल्कुल, उसके खिलाफ आंदोलन किया। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने पर किसानों के लगान माफी के लिए संघर्ष किया। और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। तो इन शुरुआती सफलताओं ने गांधी जी को भारत की जमीनी हकीकत समझने और अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने का मौका दिया। और फिर आया 1919 का साल, जो शायद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहले रॉलेट एक्ट आया, वो काला कानून। हाँ, जिसके तहत सरकार बिना मुकदमा चलाई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। नो दलील, नो वकील, नो अपील वाला कानून। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। उफ, वो तो भयानक था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, जब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलवा दी। बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस घटना ने, कह सकते हैं, नरमपंथियों को भी अंग्रेजों के न्यायप्रिय होने के भ्रम से बाहर निकाल दिया। मतलब इसके बाद क्या उम्मीद बची थी? शायद नहीं। और यहीं से गांधी जी ने अपने पहले बड़े अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922। हाँ, और इसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी जोड़ा। ये तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे। इसे साथ लेने से एक अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली उस समय। इस आंदोलन में हुआ क्या-क्या था? छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ, चरखा और खादी पहनना देशभक्ति का प्रतीक बन गया। लाखों आम लोग जो पहले राजनीति से दूर थे, वो पहली बार सड़कों पर उतरे। ये सचमुच एक जन आंदोलन था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। हाँ, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा की घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए, इतने आहत हुए कि उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। उनके इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई। नेहरू, बोस जैसे कई नेता इससे सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि जब आंदोलन चरम पर था, तब उसे वापस लेना ठीक नहीं था। तो क्या ये आंदोलन असफल रहा? देखिए, अपने तय लक्ष्य यानी 1 साल में स्वराज तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। इसने राष्ट्रवाद की भावना को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा दिया। कांग्रेस, जो पहले मुख्यतः पढ़े लिखे शहरी मध्यवर्ग तक सीमित थी, वो अब एक मैस ऑर्गेनाइजेशन बन गई।
और गांधी जी निर्विवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। इसके बाद फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34। इसकी शुरुआत तो हुई थी गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से, है ना, नमक सत्याग्रह। बिल्कुल। नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, उस पर टैक्स भी था। नमक हर घर की जरूरत है, गरीब अमीर सबकी। गांधी जी ने इसे अन्याय का प्रतीक बनाया। 12 मार्च 1930 को वे साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ पैदल निकले और करीब 240 मील चलकर 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे और वहां खुद नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। ये तो बड़ा सिंबॉलिक था। थी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हाँ, सचमुच अद्भुत था। पूरे देश में नमक कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों का फिर से बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, किसानों ने लगान देने से मना किया, कई जगहों पर जंगल कानूनों का उल्लंघन हुआ। इस आंदोलन की खास बात थी महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार ने क्रूर दमन किया। गांधी जी समेत 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रहियों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसका वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर ने किया और वो रिपोर्ट दुनिया भर के अखबारों में छपी, जिससे ब्रिटिश राज की बहुत किरकिरी हुई। इसी दौरान लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, 3 सम्मेलन हुए थे 1930 से 32 के बीच, भारत के भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया और उसमें गांधी जी अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। यहीं पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे पर गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच गहरा मतभेद सामने आया। अच्छा, क्या मतभेद था? अम्बेडकर जी दलितों के लिए अलग वोटिंग अधिकार चाहते थे, जैसे मुसलमानों को मिला था। उनका मानना था कि इससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा और छुआछूत की समस्या और बढ़ेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें दलितों को यह अधिकार दे दिया गया। तो गांधी जी ने क्या किया? आखिरकार अम्बेडकर जी और गांधी जी के समर्थकों के बीच पूना पैक्ट 1932 हुआ। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई, लेकिन उसके बदले में प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। और फिर आया आजादी की लड़ाई का आखिरी बड़ा जन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। हाँ, इसका बैकड्रॉप था द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेज युद्ध में फंसे हुए थे और भारत का पूरा समर्थन चाहते थे, लेकिन वो भारत को पूरी आजादी देने को तैयार नहीं थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन, 1942 में। लेकिन उसकी पेशकश कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। नहीं, कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस और युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात कर रहा था, वो भी कुछ शर्तों के साथ। तो मिशन फेल हो गया। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया और गांधी जी ने देश को नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इस नारे का मतलब क्या था? क्या ये हिंसा का आह्वान था? नहीं, गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि ये अहिंसक संघर्ष का ही आह्वान है, लेकिन अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने तुरंत कार्रवाई की। 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर आंदोलन कैसे चला? यही इस आंदोलन की खास बात थी। इस बार नेता जेल में थे, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। जनता खुद उठ खड़ी हुई। ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग था। छात्र, मजदूर, किसान सब सड़कों पर उतर आए। हड़तालें हुई, सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने की कोशिशें हुई, उन पर हमले हुए, रेल पटरियां उखाड़ी गई, टेलीफोन टेलीग्राफ लाइनें काटी गईं। मतलब जुगाज व्यवस्था ठप करने की कोशिश हुई। हाँ, और कई जगहों पर, जैसे सतारा महाराष्ट्र में, बलिया यूपी में, मिदनापुर बंगाल में, लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली। अरुणा आसफ अली जैसी नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया, जिससे लोगों तक खबरें पहुंचती रही। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने भूमिगत प्रतिरोध को संगठित किया। अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया होगा। हाँ, बहुत निर्ममता से कुचला। गोलियां चली, हजारों लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। सैन्य दृष्टि से देखें तो ये आंदोलन भी दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका शासन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जनता का मूड पूरी तरह बदल चुका था। तो गांधी जी की पूरी फिलॉसफी, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह,
इसने आज़ादी की लड़ाई को कैसे प्रभावित किया? देखिए, गांधी जी के तरीकों ने इस लड़ाई को एक नैतिक बल दिया, एक मॉरल हाई ग्राउंड दिया। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं था, बल्कि मन और वचन से भी हिंसा न करना। सत्याग्रह मतलब अन्याय के खिलाफ दृढ़ रहना, कष्ट सहना, लेकिन हथियार न उठाना। उनका रचनात्मक कार्यक्रम खादी, ग्रामोद्योग, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत मिटाना, ग्राम स्वराज, ये सब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास था। उपवास को उन्होंने एक शक्तिशाली नैतिक हथियार बनाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सबको इस आंदोलन से जोड़ा। लेकिन उनकी आलोचनाएं भी तो होती थीं। हाँ, बिल्कुल होती थी। क्रांतिकारियों को उनका अहिंसा का रास्ता अव्यवहारिक लगता था। डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता मानते थे कि वे जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए उतने कठोर कदम नहीं उठा रहे जितने उठाने चाहिए। कम्युनिस्ट उन्हें पूंजीपतियों का समर्थक मानते थे। कुछ मुस्लिम नेता उन्हें हिंदू हितों को बढ़ावा देने वाला समझते थे। तो आलोचनाएं थीं, लेकिन उनका कद और प्रभाव सबसे बड़ा था। गांधी जी के अलावा और भी बहुत से दिग्गज नेता थे जिन्होंने इस संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। हाँ, नेहरू जी। उनकी सोच अंतर्राष्ट्रीयवादी थी, समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। बिल्कुल। सरदार पटेल कांग्रेस के बेहतरीन संगठनकर्ता थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 के नायक थे, जहां किसानों ने लगान बढ़ाने का विरोध किया था और उन्हें सफलता मिली थी। और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, 500 से ज्यादा देसी रियासतों का भारत में विलय करवाने का। वो बहुत मुश्किल काम था। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद एक महान इस्लामी विद्वान थे, लेकिन साथ ही कट्टर राष्ट्रवादी थे। वो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। आखिर तक उन्होंने इसका विरोध किया। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी दक्षिण भारत के बड़े नेता थे, गांधी जी के बहुत करीबी थे। मद्रास में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी बने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जिक्र भी जरूरी है। बहुत जरूरी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। वो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। सामाजिक न्याय पर उनका जोर हमेशा रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर सैन्य रास्ता अपनाया और INA बनाई। और खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी। हाँ, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नेता थे। पठानों के बीच उन्होंने अहिंसक खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड आंदोलन चलाया, जिन्हें लाल कुर्ती वाले भी कहते थे। वो भी गांधी जी के अनुयायी थे और बंटवारे के घोर विरोधी थे। बंटवारे से उन्हें बहुत दुख हुआ था। ये तो कुछ प्रमुख नाम हुए, सूची तो शायद बहुत लंबी है। हाँ, बहुत लंबी है। मौलाना हसरत मोहानी थे, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। एनी बेसेंट थी, जिन्होंने होम रूल लीग शुरू किया। हर नेता की अपनी भूमिका, अपनी विचारधारा थी, और इन सबके सामूहिक प्रयासों से ही आज़ादी का रास्ता बना। हम अक्सर इतिहास में पुरुषों का ही जिक्र ज्यादा करते हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान वो भी तो जबरदस्त था। निश्चित रूप से, बल्कि अभूतपूर्व था। शुरुआती दौर में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाएं थीं, जिन्होंने 1857 में मोर्चा संभाला। बाद में सिस्टर निवेदिता, मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का झंडा फहराया था, वो भी पहली बार विदेश में। इन्होंने भी योगदान दिया। और गांधी युग में तो महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई थी। हाँ, अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। गांधी जी ने खुद महिलाओं को आंदोलन में आने के लिए प्रोत्साहित किया। कस्तूरबा गांधी तो उनके साथ हर कदम पर थी ही। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहते हैं, वो एक बड़ी नेता थी, कवयित्री थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी। कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, जो बाद में UN जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अरुणा आसफ अली, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था जब सब नेता गिरफ्तार हो गए थे। सुचेता कृपलानी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उषा मेहता, जिन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया। लिस्ट लंबी है। क्रांतिकारी आंदोलनों में भी महिलाएं थीं। हाँ, बिल्कुल की। जैसे हमने जिक्र किया, प्रीतिलता वड्डेदार और कल्पना दत्ता का चटगांव रेड में। बीना दास थीं, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी थीं, जिन्होंने भगत सिंह को भेष बदलकर लाहौर से निकालने में मदद की थी। और मातंगिनी हाजरा,
जो 73 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा लेकर जुलूस का नेतृत्व कर रही थी और पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गई। कमाल है। और क्या महिला संगठन भी सक्रिय थे? हाँ, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC जैसे संगठन बने जिन्होंने महिलाओं को संगठित किया, उनके अधिकारों और शिक्षा के मुद्दों को उठाया और राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका निभाई। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि इन महिलाओं ने सिर्फ अंग्रेजों से ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक तरह से समाज के जो पितृसत्तात्मक बंधन थे, जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था, उसको भी चुनौती दी। घर की धैर्य लांग कर वो सड़कों पर आईं, जेल गईं, लाठियां खाईं। शादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक कीमत चुकाकर देश का बंटवारा, पार्टीशन। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये क्यों हुआ? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और जटिल हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। शुरू में लीग का उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाना था, खासकर बंगाल विभाजन के बाद के माहौल में। उनकी एक प्रमुख मांग थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दें। हाँ, ये मांग अंग्रेजों ने 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में मान भी ली। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से कहीं न कहीं अलगाववाद के बीज बो दिए गए थे। हालांकि बीच में एक दौर ऐसा भी आया, जैसे 1916 का लखनऊ पैक्ट, जब कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था और तब मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो फिर ये दूरियां इतनी कैसे बढ़ गईं कि देश बंट गया? खिलाफत आंदोलन के समय जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी, वो आंदोलन खत्म होने के बाद टिक नहीं पाई। धीरे धीरे शक और अविश्वास बढ़ने लगा। इसके कई कारण थे। एक तो राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर दोनों समुदायों के नेताओं के बीच स्पर्धा बढ़ी। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ महसूस करता था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तो थी ही, जो दोनों समुदायों के बीच के मतभेदों को हवा देती रहती थी। और शायद कुछ हिंदू संगठन भी उभर रहे थे। हिंदू महासभा 1915 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 1925 जैसे हिंदू संगठनों का उभार हुआ, जिनकी अपनी विचारधारा थी। फिर 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कुछ प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उन्होंने मुस्लिम लीग को मिलीजुली सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया। इससे लीग को लगा कि कांग्रेस राज में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन्हीं सब वजहों से मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी कांग्रेस के नेता थे और एकता के पैरोकार थे, धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और उनके हित भी अलग हैं। इसी से निकली टू नेशन थ्योरी। और फिर 1940 में लीग ने अलग राज्य की मांग रख दी। हाँ, 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। इसमें मुसलमानों के लिए अलग राज्यों, स्टेट्स की मांग की गई, जिसकी व्याख्या बाद में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में की गई। क्या सभी मुस्लिम नेता बंटवारे के पक्ष में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना गलत होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अल्लाह बख्श सूमरो सिंध के नेता, जमाते इस्लामी के मौलाना मौदूदी शुरुआत में, ऐसे कई बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम नेता और संगठन थे जो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने आखिर तक इसका विरोध किया। वो अखंड भारत चाहते थे, लेकिन राजनीतिक हवा जिन्ना और लीग के पक्ष में बहने लगी थी। एकता बनाए रखने की कोशिशें भी तो हुई होंगी। हाँ, कई कोशिशें हुई। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वेवेल पियान आया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने भारत को एक ढीले ढाले संघ फेडरेशन के रूप में एकजुट रखने का एक जटिल प्रस्ताव दिया था, जिसमें प्रांतों को काफी स्वायत्ता मिलती। शुरू में कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे लगभग मान लिया था, लेकिन बाद में व्याख्या को लेकर मतभेद हो गए और ये प्लान भी फेल हो गया। और फिर हिंसा, वो डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो मुस्लिम लीग ने अपनी मांग मनवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। इसके बाद कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों, मारे गए। ये हिंसा फिर नोआखली, जो अब बांग्लादेश में है, बिहार और पंजाब तक फैल गई। माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। गांधी जी शांति स्थापित करने के लिए दंगा प्रभावित इलाकों में पैदल घूमे, उपवास रखे, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। आखिरकार फैसला बंटवारे का ही हुआ। हाँ, फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन भारत के आखिरी वाइसरॉय बनकर आए। उनके पास जल्दी से सत्ता सौंपने का मैंडेट था। उन्होंने तेजी से भारतीय नेताओं से बात की, हालात का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि बंटवारा अब टाला नहीं जा सकता।
जून 1947 में उन्होंने अपना प्लान पेश किया, जिसे माउंटबैटन प्लान या 3 जून प्लान कहते हैं। इस प्लान में क्या था? इसके तहत तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनेंगे। पंजाब और बंगाल प्रांतों का भी धर्म के आधार पर बंटवारा होगा, क्योंकि वहां मिलीजुली आबादी थी। रियासतों को छूट होगी कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। हालांकि स्वतंत्र रहने का विकल्प चला नहीं और 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंप दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने इसे मान लिया। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, खासकर नेहरू और पटेल ने, बहुत भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि शायद यही एकमात्र रास्ता बचा है और ज्यादा खून खराबे को रोकने और एक कमजोर केंद्र वाली सरकार से बचने के लिए बंटवारा स्वीकार करना जरूरी है। हालांकि गांधी जी आखिर तक इसके खिलाफ थे। वो बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। वो असहाय महसूस कर रहे थे। और बंटवारे की जो सीमा रेखा खींची गई, रेडक्लिफ लाइन, वो भी कहते हैं बहुत जल्दबाजी में खींची गई। हाँ, सर सिरिल रैडक्लिफ, जो एक ब्रिटिश वकील थे और जिन्हें भारत के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। उनके पास बहुत कम समय था, पुराने नक्शे थे, जनगणना के अधूरे आंकड़े थे। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल के बीच हजारों मील लंबी सीमा रेखा खींच दी। और ये रेखा कब कहां से गुजरेगी, ये आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया। इसका नतीजा तो भयानक हुआ होगा। भयानक। इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे रक्तंजित पलायन हुआ, माइग्रेशन। करोड़ों लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान, रातों रात अपने ही घरों में अजनबी हो गए। उन्हें अपना घर-बार, जमीन जायदाद छोड़कर सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा। इस दौरान भयानक हिंसा हुई, लूटपाट, बलात्कार, कत्लेआम, लाखों लोग मारे गए। सही आंकड़ा आज तक पता नहीं है। अनुमान 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लगाए जाते हैं। औरतें सबसे ज्यादा शिकार बनी। ये एक मानवीय त्रासदी थी। और गांधी जी की हत्या, वो भी इसी पृष्ठभूमि में हुई। हाँ, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के एक हिंदू कट्टरपंथी ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोडसे गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों और बंटवारे के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता था। बंटवारे ने शरणार्थी संकट पैदा किया, जिसका बोझ दोनों नए देशों पर पड़ा, और कश्मीर रियासत को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है और जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। तो इतना लंबा संघर्ष, इतनी कुर्बानियां, इतनी पीड़ा, आखिर में इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत क्या है? व्हाट्स द लेगेसी? क्या हासिल हुआ और क्या अधूरा रह गया? देखिए, उपलब्धियां तो साफ हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है राजनीतिक आजादी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक लोकतंत्र बना जहां नियमित चुनाव होते हैं, जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं, जहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये उस समय आज़ाद हुए कई अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के मुकाबले एक बड़ी उपलब्धि थी, जहां तानाशाही आ गई या सेना ने कब्जा कर लिया। और राजनीति जो पहले कुछ एलिट्स तक सीमित थी, वो आम आदमी तक पहुंची। मास पॉलिटिक्स का उदय हुआ। एक संविधान बना जिसने सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को स्थापित करने का वादा किया। सामाजिक सुधारों की नींव पड़ी, जैसे छुआछूत को गैरकानूनी घोषित किया गया। और जैसा हमने कहा, गांधी जी के अहिंसक संघर्ष के तरीके ने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक। लेकिन विफलताएं और चुनौतियां भी तो थीं। हाँ, बिल्कुल थीं। सबसे बड़ी विफलता तो बंटवारा और उसके साथ आई त्रासदी ही थी। वो सामाजिक क्रांति जिसका सपना देखा गया था, जैसे जातिवाद का अंत, लैंगिक समानता, आर्थिक शोषण से मुक्ति, वो अधूरी रह गई। ये समस्याएं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, जो आंदोलन के कुछ दौरों में इतना मजबूत दिखा था, वो स्थायी नहीं हो सका और बंटवारे ने तो उस पर बहुत गहरा जख्म छोड़ा, जिसका असर आज भी दिखता है। इतिहासकार आज भी शायद इन सवालों पर बहस करते हों। हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या बंटवारा टाला जा सकता था? अगर हाँ, तो कैसे? क्या नेताओं ने सही फैसले लिए? क्या आज़ादी सिर्फ अहिंसा से मिली या इसमें क्रांतिकारियों, आईएनए और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन के कमजोर होने की भी बड़ी भूमिका थी? ये जो राष्ट्रवाद था, ये किसका था? क्या ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे अभिजात वर्ग एलीट का प्रोजेक्ट था, या इसमें आम लोगों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों की अपनी आकांक्षाएं भी शामिल थीं? डॉक्टर अंबेडकर ने जो सवाल उठाया था कि क्या राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के भारत में इस विरासत का क्या असर दिखता है? ये विरासत आज भी हमारे साथ है। हर पल राजनीतिक दल स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी विरासत पर दावा करते हैं।
संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, उन पर लगातार बहस होती रहती है। सामाजिक आंदोलन आज भी विरोध जताने के लिए गांधीवादी तरीकों जैसे धरना, प्रदर्शन, अनशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतिहास मरा नहीं है, ये जिंदा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? व्हाट्स द टेक अवे? टेक अवे शायद यही है, और ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि आज़ादी तो 1947 में मिल गई, राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हो गई, लेकिन क्या हमें वो स्वराज्य मिला जिसका सपना गांधी जी और अन्य नेताओं ने देखा था? स्वराज्य जिसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों का राज खत्म होना नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज जिसमें आम आदमी को सामाजिक और आर्थिक बराबरी मिले, जहां कोई किसी का शोषण न करे, जहां हर नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। ये सवाल शायद आज भी उतना ही मौजू है, और शायद यही इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी सीख है कि स्वतंत्रता पाना एक मंजिल नहीं थी, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जो आज भी जारी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।